नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जनरल नॉलेज में एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन जो जीएस के रूप में पूछे जाते हैं, उनको भी इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई सजेशन है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें भी। तो और इसके अलावा जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम होने वाला हो, चाहे एजीटीए की वैकेंसी आने वाली हो, शुगर केन सुपरवाइज़र हुआ, जेई हुआ और कनिष्क सहायक की भर्ती हुई, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सभी जो वैकेंसियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है नरसिम्हाचारी और चौथा है रामास्वामी CR। तो इसमें सभी लोगों को मालूम है कि पहला ऑप्शन जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती राज गोपालचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। जबकि अगर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते। लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा गया है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो बने थे गवर्नर जनरल वो कौन थे, तो थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। ए है लॉर्ड कर्जन, बी है विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी एंड डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें आपको आंसर दिख रहा है चौथा ऑप्शन जो दिए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर जो है 4 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है चक्रवर्ती राज गोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तभी हमने आपको बताया लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला जो प्रश्न है कि भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 20 से 25 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 35 साल और 35 से 40 साल। तो राइट आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन जो दिए गए 25 से 30 साल जो है एवरेज एज जो है भारत की आबादी का वो लगभग है। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, तीसरा है यह निर्वाह कृषि है, चौथा है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता जो है वो कौन सी नहीं है, वो आपको इन चारों में से चॉइस करना है। तो पहला जो ऑप्शन दिए गए हैं कि यह मानसून पर निर्भर है, तो सही है। कृषि पर जनसंख्या के दबाव है, ये भी सही है। यह निर्वाह कृषि है, यह भी सही है। लेकिन इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता जो है वो अधिक नहीं है, प्रधानता अधिक नहीं है। यही वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। कोको, सुपारी, रबर, चाय। तो इसमें में से कौन सा जो है खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो कोको जो है ये भी है खाद्य फसल है, सुपारी भी खाद्य फसल है, चाय भी खाद्य रोपण फसल है। लेकिन इसमें में से रबड़ जो है वो खाद्य रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर जो है तीसरा वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा प्रश्न में। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो प्रश्न संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खरीफ फसलों के लिए किस तरह की मौसम की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं गर्म और शुष्क, गर्म और नम, ठंडा और नम और चौथा है ठंडा और शुष्क। तो खरीफ फसलों को गर्म और नम यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन दिए गए हैं गर्म एवं नम मौसम की आवश्यकता जो है खरीफ फसलों के लिए होती है। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। 25 से 30%, 30 से 35%, तीसरा है 50 से 55% और चौथा है 45 से 50%। तो 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति
फिर अगर हम देखें तो 30 से 35% जो है शहरीकरण है, तो राइट आंसर जो है सेकंड वाला हो जाएगा। 30 से 35% जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, इसमें पूछा गया है कि इनमें में से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तीन चारों में से कौन सा 100 मिलियन से आबादी अधिक नहीं है किनमें? तो उत्तर प्रदेश में ये तो सही है, महाराष्ट्र ये भी सही है, बिहार ये भी सही है, इनका आबादी जो है वो 100 मिलियन से अधिक है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है इसकी आबादी 100 मिलियन से कम है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे नहीं है, तो पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। कहाँ पर चले गए थे लॉर्ड कैनिंग जो थे? अहमदाबाद तक चले गए, या भुवन तक, इलाहाबाद, रावकोट। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा वो कमेंट कर आप लोग बताइए। तो जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो थे वो चले गए थे इलाहाबाद, और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का जो है वो गठन किए थे। तो जो कि वर्तमान में इसे प्रयागराज कर दिए गया है नाम। तो इलाहाबाद तक चले गए थे। यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो इलाहाबाद होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, इनमें जो ऑप्शन सही है वो तीसरा वाला ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेल्जली, और दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी है लॉर्ड कैनिंग, एंड डी है लॉर्ड रिफन। तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है भारतीय जो गवर्नर जनरल में, इन चारों में से किसी को कहा जाता है? तो राइट आंसर जो है चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता जो है वो किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक। एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट होंगे उनको पता है, कर्नाटक जो है वो सुपारी उत्पादक में जो है प्रथम स्थान रखता है, प्रमुख उत्पादक है। तो राइट आंसर जो है इस प्रश्न में हो जाएगा, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। तो राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, मैक्सिको, ब्राजील, भारत। तो सभी लोगों को मालूम है नींबू के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। तो राइट आंसर जो है चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, भारत। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो प्रश्न संख्या में पूछा गया है कि निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तिनमें में से राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखें तो निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। सेकंड वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं महाराष्ट्र, वही राइट आंसर हो जाएगा काजू उत्पादक में। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? 1854 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो राइट आंसर अगर इसमें हम देखें तो लॉर्ड डलहौजी जो है विलय नीति इनकी एक थी, उसके तहत जो है इन्होंने कब्जे कर लिए थे कुछ उस समय के क्षेत्र जो थे। तो उसमें पूछा जा रहा है कि अवध को जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब कब्जे में लिया गया था? तो 1856 ईस्वी में जो है इसको कब्जे में ले लिया गया था। तो राइट आंसर जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 ईस्वी में जो है कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो सिविल सेवा जो प्रारंभ की गई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था। सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया किसने किया था? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, जीडी कुमार, अजीत सिंह। तीन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जीडी कुमार ने वैंकूवर से प्रकाशित किया था गुरुमुखी कागज स्वदेशी सेवक के नाम से प्रचलित था। तो राइट आंसर जो है जीडी कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। स्थानांतरित कृषि, व्यावसायिक कृषि, वृक्षारोपण खेती, या चौथा जो दिया गया है सहकारी खेती। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन फार्मिंग, तीन चारों में से क्या राइट आंसर होगा? तो एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं, यह हो जाएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो दिए गया है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग, तो पूछा जा रहा है किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की? कॉफी ब्लॉकचेन, कॉफी कनेक्ट, कॉफी क्लाउड, कॉफी चौपाल, तीन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफी बोर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है कि कॉफी ब्लॉकचेन वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिए गया है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो पूछा जा रहा है कि खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि के नाम से, मिनिमलिस्ट खेती के, या संस्थागत खेती, या कोटा खेती? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे जीविका कृषि के अंतर्गत किया जाएगा। पशुपालन किए जाते हैं, फसल उगाई जाती है, परिवार के निर्वाह के लिए जो है किया जाता है खेती, तो उसे जीविका कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो है वो किसने की थी? लाल मोहन घोष, लाल मालवीय, आनंदाचरलू, बाल गंगाधर तिलक? तो केसरी सभी लोगों को मालूम है, बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में इस अखबार की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो है चौथा हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, गेहूं, सरसों, चना। तो निम्नलिखित में से जो खरीफ का फसल है वो कौन सा है? कपास, गेहूं, सरसों, चना। तो गेहूं, सरसों, चना ये तो सभी जो है रबी क्रॉप की है। जो बच रहा है आपका कपास, तो कपास जो है वो खरीफ फसल है। धान हुआ, मक्का हुआ, जौ ज्वार हुआ, ये सभी जो आपके बोए जाते हैं जून लास्ट से जुलाई में, तो वो सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर जो है इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है दिए गए है, कपास वह खरीफ फसल है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या जो है वो कितनी है? तो राइट आंसर जो होगा इसमें में से 53 मिलियन हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन जो दी गया है 53 मिलियन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वयोवृद्ध महिला नागरिकों की जो संख्या है वो निवास करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ग किमी भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो 382। ये हमने आपको सेंसस पढ़ाया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, तो वहाँ पे बताया है कि 2011 जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रतिवर्ग भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, या संबलपुर? तो इनमें में से राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, ये कमेंट करके आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो थी उसके तहत प्रथम शिकार किस का हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे भी डेली क्विज जो है वो अब स्टार्ट किया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।